गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो है आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है आपका रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो है मुख्य रूप से आपको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो कुछ निश्चित नियमों का पालन करती है। वो नियम क्या है, वो नियम कहता क्या है, इसी सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना, बनावट तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। अब बात आता है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ हम उसे कहते हैं जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम बात कर लें एक किताब की, तो अगर हम किताब को कहीं भी रख दें तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपका स्थान ज़रूर लेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो जो किताब है आपका क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है। और अगर आप उसको उठा के देखिए तो उसमें आपको हल्का वजन महसूस होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या है, द्रव्यमान है। और हम क्या कर रहे हैं कि इसे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर पा रहे हैं। यानी कि ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है, 5 होती है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो यहाँ पे जो होता है कि हम जो होता है बुक को अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, हाथों से छू पा रहे हैं। तो यहाँ क्या कर पा रहे हैं कि हम पदार्थों को महसूस भी कर पा रहे हैं। तो उन सभी वस्तुओं को क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। कुछ उदाहरण जैसा कि मैंने दे दिया है, जल, मोमबत्ती, जिंक, शरबत, ये सब क्या होते हैं, पदार्थ। और भी बहुत कुछ हो गए आपका, चेयर, कुर्सी, पौधे, बर्तन, ये सब क्या है आपका, सभी पदार्थ हैं। पदार्थ क्लियर है आपका। अब जान लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, भौतिक रसायन क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के भौतिक अवस्था, भौतिक गुण तथा उसके बनावट इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमें जो होता है पदार्थों की भौतिक अवस्था, भौतिक गुण, इनके बनावट इत्यादि के बारे में पढ़ना होता है। उसे क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के जो जनक है वो है आपका विल्हेम ओस्टवाल। यानी भौतिक रसायन के जो जनक हैं वो किनको कहा जाता है, विल्हेम ओस्टवाल्ड को। रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें जो है आपको कुछ नियम को पढ़ना है, जैसे कि आपका पदार्थ की अनस्वरता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, एवोगाड्रो की परिकल्पना। यानी कि इन सभी नियम के द्वारा ही जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो आपकी संपन्न होती है। इन्हीं सब नियमों का उनको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। और इन्हीं सभी नियमों के कारण क्या होता है कि जब तत्व आपस में अभिक्रिया करता है या फिर दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो जो होता है नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि अभिकारक से जब प्रतिफल बनता है तो इन्हीं सब नियमों का क्या होता है, वहाँ पे पालन होता है, तभी जाके अभिकारक से प्रतिफल का निर्माण होता है। अब जान लेते हैं हम लोग कि रासायनिक संयोग का नियम क्या है। तो इसमें जो होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के संयोग से यौगिकों के निर्माण की क्रिया में कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है। इस नियम को रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। कहने का मतलब कि जब हम कोई भी अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया कर, यानी कि आपस में जुड़ के यौगिक का निर्माण करते हैं। ये जो यौगिक बना रहे हैं, इस यौगिक के निर्माण में कुछ निश्चित नियम का पालन करना पड़ता है। इस नियम को ही क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग के नियम निम्न हैं। रासायनिक संयोग के नियम निम्न है। इधर जैसा कि आप लोगों को ये नियम बता दिया गया है कि रासायनिक संयोग के नियम जो हैं, पदार्थ के अनस्वरता के नियम, स्थिर अनुपात के नियम, गुणित अनुपात के नियम, व्युत्क्रम अनुपात के नियम, गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, एवोगाड्रो की परिकल्पना, ये सब क्या है, रासायनिक संयोग के नियम के कुछ पार्ट हैं। आइए जान लेते हैं कि ये सब नियम है क्या। फर्स्ट था आपका पदार्थ के अनुस्वरता का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन जो था लवाजे ने किए थे। कब किए थे, 1774 ईस्वी में।
लवाजे के अनुसार जो ये बोले थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो पदार्थों का निर्माण होता है ना ही उनका नाश होता है, अर्थात पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में हम यदि 10 ग्राम अभिकारक लिए हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद मेरा प्रतिफल भी 10 ग्राम ही होना चाहिए, यानी कि ना घटना चाहिए ना ही बढ़ना चाहिए। तो इस नियम को क्या कहेंगे? पदार्थ की अनस्वरता का नियम। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है कि यदि ए और बी अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके सी और डी प्रतिफल बना रहा है, जहाँ पे आपको ए अभिकारक का जो मात्रा है ए ग्राम है और बी अभिकारक की जो मात्रा है बी ग्राम है, उसी तरीके से सी प्रतिफल की मात्रा सी ग्राम है और आपका डी प्रतिफल की मात्रा डी ग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं आपका कि जो है आपका अभिकारक, यानी लेफ्ट साइड का अभिकारक होता है, बायां साइड जो है वो आपका अभिकारक है, जबकि जो दायां साइड है वो आपका प्रतिफल है। तो यहाँ देखिए बायां साइड ए प्लस बी इजकल टू सी प्लस डी, यानी कि जो मात्रा आपके अभिकारक की वही मात्रा आपका क्या होना चाहिए? प्रतिफल का होना चाहिए। यहाँ पे आपका लिख भी दिया गया क्लियर तरीके से कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान इजकल टू प्रतिफल का कुल द्रव्यमान। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो पदार्थ का अनुस्वरता का नियम जो कहता है कि ना ही अभिक्रिया के बाद पदार्थ की मात्रा बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है, यानी इसका कुल द्रव्यमान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। इस नियम को क्या बोला जाता है? पदार्थ के अनस्वरता का नियम। अनस्वर का मतलब ही होता है कि उसका नाश नहीं होना। आइए पदार्थ के अनस्वरता का नियम जो है हम इस क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं कि पदार्थ के अनस्वरता का नियम आखिर कह क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया 10.0 ग्राम एसिटिक अम्ल से कराने पर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है तथा अवशेष की मात्रा 12.0 ग्राम रह जाती है। सिद्ध करें कि यह आखिरी पदार्थ के अनुस्वरता का नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में पहले भाग कौन ले रहा है? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, तथा जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना ग्राम है? 4.2 ग्राम है और एसिटिक अम्ल 10 ग्राम है। तो यहाँ देखिए अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक की जो मात्रा है कुल कितनी मात्रा है? 4.2 ग्राम प्लस 10 ग्राम कितना हो जाएगा? 14.2 ग्राम। और आपका अभिक्रिया के बाद बन क्या रहा है? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है तथा अवशेष की मात्रा 12.0 ग्राम रह जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका अभिक्रिया के बाद बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अवशेष बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 2.2 ग्राम प्लस आपका अवशेष की मात्रा कितनी रह गई है? 12.0 ग्राम। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिला? 14.2 ग्राम। यानी कि आप देख रहे हैं कि जितनी मात्रा आपकी अभिकारक की थी उतनी ही मात्रा आपकी प्रतिफल की है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका पदार्थ के अनुस्वरता का नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ पे हम सीधा सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि जो मात्रा आपकी ऊपर है वही मात्रा आपकी नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के पूर्व तथा अभिक्रिया के बाद पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान था वो अपरिवर्तित है, ना घटा है ना बढ़ा है। तो अतः ये आंकड़े जो है पदार्थ के अनुस्वरता का नियम का पालन करता है। तो आपको आई होप कि इस क्वेश्चन से जो है आपको ये नियम क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में जो है हम आगे के नियम को पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।